2025 नवीनतम समाचार। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को 8 मई 2025 को नए पोप के रूप में चुना गया। भारत 9 मई को वाशिंगटन में IMF बोर्ड की बैठक में अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करेगा। भारत और चिली ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। DPIIT और हाफेल इंडिया ने 7 मई 2025 को नई दिल्ली में एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोयला मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 हुई शुरू। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ रुपये की क्लाउड सीडिंग परियोजना को दी मंजूरी। 8 मई को नितिन गडकरी ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बन गया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। चलिए खबरें अब विस्तार से। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट को 8 मई 2025 को नए पोप के रूप में चुना गया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले पोप बने। प्रीबोस्ट ने पोप का नाम लियो 14वां चुना। वे कुल मिलाकर 267वें पोप हैं। प्रीबोस्ट पोप फ्रांसिस की जगह लेंगे, जिनका 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप फ्रांसिस ने 12 वर्षों तक चर्च का नेतृत्व किया था। वे अपने प्रगतिशील और दयालु दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। हालांकि उन्हें चर्च के भीतर रूढ़िवादी गुटों की आलोचना का सामना करना पड़ा। नए पोप के सामने अब कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। उन्हें वैश्विक संघर्षों को संबोधित करना होगा और विभाजित चर्च को एकजुट रखना होगा। प्रीबोस्ट को चुनने वाला सम्मेलन 7 मई 2025 की दोपहर को शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर के 133 कार्डिनल शामिल थे। 8 मई की शाम को सफेद धुएं ने नए पोप के चुनाव की पुष्टि की। भारत 9 मई को वाशिंगटन में IMF बोर्ड की बैठक में अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करेगा। चर्चा पाकिस्तान को प्रदान की गई वित्तीय सहायता पर केंद्रित होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बैठक में भारत की भागीदारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि IMF में भारत का प्रतिनिधि देश की स्थिति को साझा करेगा। भारत ने IMF कार्यक्रमों के साथ पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में चिंता जताई है। पाकिस्तान को दिए गए 24 IMF बेल आउट पैकेजों में से अधिकांश सफलतापूर्वक समाप्त नहीं हुए हैं। परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने भारत सरकार द्वारा KV सुब्रमण्यम को हटाए जाने के बाद यह पद संभाला। पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान को कई IMF बेल आउट पैकेज मिले हैं। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी। इस राशि में से $1 बिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। मार्च 2025 में IMF ने पाकिस्तान में जलवायु संबंधी परियोजनाओं के लिए $1.3 बिलियन के ऋण को भी मंजूरी दी है। IMF ऋण सशर्त है और देशों के संरचनात्मक आर्थिक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होती है। IMF बोर्ड 9 मई को समीक्षा करेगा। इस समीक्षा से यह तय होगा कि पाकिस्तान IMF फंडिंग की अगली किस्त के लिए योग्य है या नहीं। भारत और चिली ने 8 मई 2025 को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच औपचारिक CPA वार्ता की शुरुआत का संकेत देता है। इस पर भारत में चिली के राजदूत महामहिम श्री जुआन अंगुला ने हस्ताक्षर किए। भारत के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव श्री विमल आनंद ने भी TOR पर हस्ताक्षर किए। वे CPA चर्चाओं में भारत के लिए प्रमुख वार्ताकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। CPA का उद्देश्य मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते PTA का विस्तार करना है। इसमें डिजिटल व्यापार,
MSME सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे अतिरिक्त क्षेत्र शामिल होंगे। पहले दौर की वार्ता 26 से 30 मई 2025 तक नई दिल्ली में होगी। DPIIT और हाफेल इंडिया ने 7 मई 2025 को नई दिल्ली में एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के विनिर्माण और नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप, MSME और उद्यमों को समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। यह भारत को वैश्विक विनिर्माण नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है। हाफेल उत्पाद नवाचार, घरेलू सोर्सिंग और उद्यमिता में प्रयासों का नेतृत्व करेगी। इन प्रयासों में वित्त पोषण, सलाह और वैश्विक बाजारों तक पहुंच शामिल होगी। कंपनी स्टार्टअप और MSME को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करेगी। यह स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। हाफेल ने पहले ही एक भारतीय उपकरण स्टार्टअप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसमें हार्डवेयर और फर्नीचर फिटिंग में भारतीय MSME को खरीद आदेश भी जारी किए हैं। इसमें नेटवर्किंग, प्रोग्राम एक्सेस और सह ब्रांडिंग के अवसर शामिल हैं। हाफेल में दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक फ्रैंक स्लोएडर ने भारत की नवाचार क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने आज भारत के लिए भारत और कल विश्व के लिए भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले। कोयला मंत्रालय ने गैसीकरण परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोयला गैसीकरण वित्त प्रोत्साहन योजना की श्रेणी 2 के तहत चयनित आवेदकों के साथ कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री सनोज कुमार झा, अतिरिक्त सचिव और अन्य तकनीकी निदेशकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस श्रेणी के तहत स्वीकृत आवेदकों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड और न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। यह पहल जनवरी 2024 से शुरू की गई कोयला गैसीकरण के लिए 8,500 करोड़ की वित्त प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण करना है, जो सतत औद्योगिक विकास के लिए भारत के घरेलू कोयले का लाभ उठाएगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों को इस स्वच्छ कोयला संक्रमण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह पहल भारत की स्वच्छ कोयला संक्रमण रणनीति का एक प्रमुख घटक है। इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होने, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होने तथा तकनीकी नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 शुरू हुई। 9 मई को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में यूपिया में शुरू हुई है। इस टूर्नामेंट में 6 देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्घाटन भारत और श्रीलंका के बीच यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया। ग्रुप ए में बांग्लादेश, भूटान और मालदीव शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में भारत और नेपाल श्रीलंका के साथ हैं। चैंपियनशिप का फाइनल 18 मई को होना है। 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप दक्षिण एशिया के अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय टीमों के लिए क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है। चैंपियनशिप पहली बार अगस्त 2015 में नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत 3 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ रुपए की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी।
राजधानी में वायु प्रदूषण की लगातार समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुल 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है। परीक्षणों के लिए 2.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आवंटित की गई है, जिसमें प्रत्येक क्लाउड सेटिंग की लागत 55 लाख रुपये हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स स्टोरेज और एयरक्राफ्ट कैलिब्रेशन के लिए 66 लाख करोड़ रुपये की सेटअप लागत निर्धारित की गई है, जिससे कुल परियोजना लागत 3.21 करोड़ रुपये हो गई है। इसका क्रियान्वयन आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा, जिसे विमान की तैनाती, रासायनिक फैलाव और वैज्ञानिक मॉडलिंग जैसी जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रारंभिक परीक्षण मई और जून के बीच होने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा। यह बताया गया है कि स्वीकृत योजना के तहत इस चरण के दौरान 5 क्लाउड सीडिंग अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। परीक्षणों के पूरा होने के बाद हस्तक्षेप की प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों की जांच करने के लिए एक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक मौसम संशोधन तकनीक है, जिसमें वर्षा को प्रेरित करने के लिए नम बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे एजेंटों को फैलाना शामिल है। 8 मई को नितिन गडकरी ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय BBB शिखर सम्मेलन और बायो एनर्जी वैल्यू चेन पर एक्सपो के दौरान यह घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ रही है और साथ ही ऑटोमोबाइल उत्पादन में वृद्धि के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि पर जोर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कृषि आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है और प्रस्तावित किया कि इसे लाभदायक बनाने के लिए व्यवहार्य समाधान विकसित किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत के 22 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म ईंधन आयात बिल में कटौती करने और फसल अवशिष्टों को जलाने तथा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। गडकरी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, बांस और बायोमास को हरित ईंधन और मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित किया जाए। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में नौकरशाहों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और उद्योग जगत के नेताओं सहित भिन्न हितधारकों ने भाग लिया, जो बायोमास संसाधनों का उपयोग करके जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। रोहित शर्मा ने आधिकारिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिससे खेल के सबसे लंबे और पारंपरिक प्रारूप में उनके शानदार सफर का अंत हो गया। 38 वर्षीय क्रिकेटर को 2022 में भारत की टेस्ट कप्तानी सौंपी गई थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम का नेतृत्व करते देखा गया था। 2013 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से रोहित ने 67 मैच खेले, जिसके दौरान उन्होंने 40.6 की औसत से 4301 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका उच्चतम स्कोर 212 रन अक्टूबर 2019 में रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज किया है। रोहित के टेस्ट करियर में ऑस्ट्रेलिया में भारत के ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला जीत 2020-21 और 2 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में उपस्थिति जैसे उल्लेखनीय क्षण शामिल हैं। इससे पहले रोहित शर्मा ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारत को जीत दिलाने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से भी संन्यास ले लिया था। टेस्ट और T20I से संन्यास लेने के बावजूद रोहित शर्मा ने पुष्टि की कि वह वनडे में भारत की कप्तानी करना जारी रखेंगे। इस साल रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है।
इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट की 157वीं जयंती के रूप में मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 का विषय है मानवता को जीवित रखना। यह विषय उन लोगों को सम्मानित करता है जो अपना समय दुख को कम करने के लिए समर्पित करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के काम का भी जश्न है। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। दस मई 2025 के खबरों को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए खबर के साथ। धन्यवाद।